तो चैप्टर नंबर 31 की स्टार्टिंग होती है। जो डिसिपल्स होते हैं वो इनर सेक्ट में जाने के लिए एक कंपटीशन को पार कर रहे होते हैं। तो हमें फिर सीन दिखाया जाता है स्पैरो होक प्लेटफॉर्म का, जो कि बड़ा ज्यादा ऊंचा होता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा ऊंचा है, ये इतना ज्यादा अमेजिंग है, पर इसको चढ़ना भी बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल है। तभी वूजियान वहां पे खड़ा होता है और प्लेटफॉर्म की तरफ आगे की तरफ दौड़ जाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और एक जगह पे हाथ मार के नीचे उतर आता है। वो बोल रहा होता है कि मैं बेस्ट सिर्फ 30 मीटर ही चढ़ सकता हूँ। लूजेंग उसे पीछे से आवाज डालता है और बोलता है ब्रदर वूजियान। तो वूजियान पीछे मुड़ के बोलता है कि लूजेंग तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम ट्राई करो एक, चलो देखते हैं कि तुमने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। लूजेंग बोलता है हाँ मैं भी ट्राई करूंगा, पर उसके बाद मेरे को कुछ काम है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ब्रदर वूजियान। फिर लूजेंग एक जैकेट को डाल लेता है, जो कि जैकेट होती है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए उन्हें डालने पड़ती है, जिसमें इसका वेट बड़ा ज्यादा होता है। वूजियान बोल रहे होते हैं गुड लक, बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते हैं जल्दी देखो लूजेंग आ गया है। अब लूजेंग स्पैरो होक प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है। फिर लूजेंग भागने लग पड़ता है और फिर अपने क्रिस्टल को यूज करता है। वो इतनी ज्यादा जल्दी भागता है कि डिसिपल्स को वो दिखाई भी नहीं देता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं ये कैसे दौड़ सकते हैं इतनी स्पीड से, ये पॉसिबल कैसे है, ये तो बड़ा ज्यादा अबनॉर्मल है, बड़ा ज्यादा अजीब है, इसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा कि नॉर्मल आंखों से हम इसको देख भी नहीं पा रहे हैं, क्या पता ये कितने ज्यादा मीटर हाई पीक पे पहुंच जाएगा, ये तो पक्का ही जो पहले का रिकॉर्ड था उसको तोड़ देगा। फिर लूजेंग सीधे ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। वूजियान बोल रहे होते कि लूजेंग ने तो कोई भी स्पोर्ट नहीं लिया है इस बॉल का, उसने सिंपल एक जंप से ऊपर की तरफ वो भर दी है छलांग। डिसिपल्स तो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि लूजेंग तो बड़ा ज्यादा ही अजीब है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है इसके पास इतना ऊंचा जंप करने की, वो 10 मीटर्स तो सिंपली जंप से पहुंच गया है, ये तो बड़ा ज्यादा हार्ड है, इतना तो हम अगर बॉल का स्पोर्ट भी लेंगे फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो हमें शेम फील करा रहा है। पर एक डिसिपल बोल रहा होता है कि अगर तुम रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हो और उस बॉल तक पहुंचना चाहते हो ऊपर, तो तुम्हें बॉल की हेल्प लेनी पड़ेगी, जंपिंग एबिलिटी से कुछ नहीं होगा। फिर लूजेंग थोड़ी ऊपर जाके बॉल की हेल्प लेता है और फिर ऊपर की तरफ कूद जाता है और बड़ी ज्यादा ऊपर जाके अपने हाथ का निशान छोड़ के फिर से नीचे कूद जाता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि इसने तो रिकॉर्ड पहली ट्राई में तोड़ दिया है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मेरे को तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। वूजियान हंसते हुए बोल रहे होते कि ब्रदर लूजेंग मुझे पता था तुम ऐसा कर सकते हो, चलो अब बात करते हैं जो तुम मेरे से करना चाहते थे। फिर वो एक हट टाइप में बैठ जाते हैं और वहाँ पे वूजियान बोल रहा होता है लूजेंग क्या मैटर है जो तुम मुझे पूछना चाहते थे, जो तुमने पहले मेंशन किया था। लूजेंग बोलता है ब्रदर वूजियान मेरे को हेल्प चाहिए तुम्हारी, पर मैं ये बात तुमसे तभी शेयर कर सकता हूँ अगर तुम इस चीज को किसी को नहीं बताओगे, तो ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। फिर लूजेंग कप टाइप को वूजियान की तरफ करता है तो वूजियान जो होता है वो बड़ा ज्यादा चौंक जाता है, इतना ज्यादा चौंक जाता है कि उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही गायब हो जाती है ऐसा लगता है। तो फिर हमें पता लगता है कि उस कप में होता है हेवन एम्प्लीफिकेशन एसेंस, जो कि लूजेंग वेपन्स को पिघला के बनाता है और जो कि बड़ा ज्यादा रेयर होता है, ऐसे इसको मिलना बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। लूजेंग बोलता है कि मेरे पास 55 ड्रॉप्स है यहाँ पे ब्रदर वूजियान, मैं तुम्हें और भी प्रोवाइड कर सकता हूँ इसको, और मैं तुम्हें हमेशा प्रोवाइड करूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सेल करो। वूजियान बड़ा ज्यादा हैरान होकर बोलता है कि तुम्हारे पास और भी है, ये कैसे हो सकता है। लूजेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला कि ये जो है बात ये पूरी तरह सीक्रेट होनी चाहिए, अगर तुम्हारी जांग फैमिली इस चीज को बार बार बेचती रहेगी तो मुझे पता है तुम्हारे ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर गिरेगा और बड़ी ज्यादा जो दूसरी पार्टीज के मेंबर्स होंगे, दूसरे ऑक्शन हाउस होंगे, वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेंगे। पहले सोच लो तुम ये करना चाहते हो कि नहीं, तुम ये कर सकते हो। वूजियान बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है लूजेंग, जब तक ये जो आइटम है ये हमारी फैमिली के ऑक्शन की होगी तब तक हम उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, और हमारे ऑक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो जो हमारे जो दो बिल्कुल ही ज्यादा इंटरेस्टेड बंदे होंगे जिन पे हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, वो तुम्हारे पास जो होंगे वो स्लिप लेके आएंगे और तुमसे जो है ये एसेंस लेके जाएंगे और तुम्हारे पास मनी भी दे सकते हैं। वूजियान सोच रहे होते कि इतने ज्यादा अमाउंट में एम्प्लीफिकेशन एसेंस का होने से मुझे लगता है कि इंपीरियल सिटी में बड़ी ज्यादा शोर शराबा मचने वाला है कुछ ही टाइम में। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 1000 टूल पेविलियन का, वहाँ पे लूजेंग घूम रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये जो सेक्ट वाइड कंपटीशन आने वाला है इसलिए मुझे कोई अच्छा वेपन चाहिए, क्योंकि जो फ्लाइंग नाइफ है वो चुके अटैक करने के लिए है सिर्फ, इसलिए मुझे वेपन की पूरी जरूरत है, जैसा वेपन जैसे कि हुआ टैनमिंग के पास है। तो लूजेंग एक शॉपकीपर के पास जाता है, वहाँ पे वो शॉपकीपर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर लुओ तुम क्या बाय करना चाहते हो इस बार। वो वही शॉपकीपर होता है जिससे लूजेंग ने वो 220 जुआन टायर वेपन्स खरीदे हुए थे पिछली बार। वो शॉपकीपर बोल रहा होता है कि हमारे 1000 टूल पेविलियन ने रिसेंटली रिसीव किए हैं और भी ज्यादा प्रोफाउंड टायर वेपन जो कि पहले जुआन बोलते जिनको। तो लूजेंग बोलता है इस टाइम में जो है वो प्रोफाउंड टायर वेपन्स को बाय करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक ज्यादा क्वालिटी वाली स्वॉर्ड चाहिए जिसको मैं फाइट के लिए यूज कर सकूं। तो वो शॉपकीपर बोलता है अगर यंग मास्टर लुओ चाहते हैं कोई स्वॉर्ड को बाय करने के लिए तो मुझे पता है वो कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड को नहीं बाय करना चाहेंगे, चलो मैं तुम्हें सेकंड फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें भी जो अच्छी आइटम्स हैं 1000 टूल पेविलियन में
वो सारी सेकंड फ्लोर में होती हैं बेसिकली। तो वो सेकंड फ्लोर में चल जाते हैं और वहाँ पे जो वेपन्स होते हैं वो स्लैब्स में डाले होते हैं ग्लास। तो लुजेंग फिर देख रहा होता है उन वेपन्स को। तो शॉपकीपर बोल रहा होता है ये जो 3 स्वॉर्ड्स हैं ये अपर लेवल स्पिरिट टायर वेपन्स है। स्पिरिट टायर वेपन्स जो होते हैं वो लिंक टायर होते हैं, जो कि लुजेंग की बॉडी है जिस टाइम पे। तो इसका मतलब लुजेंग की बॉडी अभी स्पिरिट टायर वेपन है। ये थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया इन्होंने ट्रांसलेशन। ये जो वेपन्स है ये जो ओल्ड एंसेस्टर ची डाउजी ने अपने लाइफ टाइम में जो है वो खुद बनाए थे। लुजेंग बोलते ची डाउजी। फिर जो शॉपकीपर होता है वो उस स्वॉर्ड को उठा के लुजेंग के हाथ में देता है। लुजेंग बोलता है ये स्वॉर्ड तो बड़ी ज्यादा हैवी है। तो वो शॉपकीपर बोलता है इस स्वॉर्ड का नाम है 9 हेवनली स्वॉर्ड। एक्चुअली ये जो ब्लेड है तो 2 स्वॉर्ड्स ब्लेड से मिलके एक में बनाया है, इसलिए ये 100 टाइम ज्यादा भारी है बाकी वेप्स के और बाकी स्वॉर्ड के अकॉर्डिंग। पर ये शर्म की बात है कि जो ची डाउजी था वो 10 स्वॉर्ड्स को एक में बनाना चाहता था। उसकी वजह से वो इमोर्टल टायर स्वॉर्ड भी बन सकती थी, पर ये जो तरीका था उसका ये फेल हो गया। फिर लुजेंग बोलता है मैं और भी 2 स्वॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ। तो वो शॉपकीपर एक और स्वॉर्ड को लुजेंग की तरफ दिखाता है और बोलता है इस स्वॉर्ड का नाम जेड वेव है। तो वो शॉपकीपर बोलता है ये जो ब्लेड है इसको फोर्ज किया गया है विंग्स में से, वो भी रैंक 7 डीमन बीस्ट गोल्डन सिगार्डस। लुजेंग उस वेपन को निकाल के बोलता है ये बड़ी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड है और अपनी डीमन की को भी उसमें फ्लो करवाता है। लुजेंग उसे अच्छी तरह से देख रहा होता है। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर लू तुम्हें ये स्वॉर्ड कैसी लगी। लुजेंग बोलता है ये बड़ी अच्छी स्वॉर्ड है, पर मुझे थर्ड स्वॉर्ड के बारे में भी जानना है वो कैसी है। तो फिर शॉपकीपर उस स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और बोलता है जो थर्ड स्वॉर्ड है वो एंसेस्टर ची डाउजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के फोर्ज की थी, बड़ी ज्यादा मेहनत। पर जब वो लास्ट में फिनिश करना चाहता था अपनी फोर्जिंग को, उसके साथ कुछ सीन हो गया और वो मर गया और वो इस स्वॉर्ड को पीछे छोड़ गया। ऐसे ही ये इसकी लास्ट स्वॉर्ड थी और विल थी उसकी, ये उसको कंप्लीट करना चाहता था। लुजेंग बोलता है कि इसका मतलब ये अभी भी हाफ फिनिश प्रोडक्ट ही है, तो ये ऐसे की रखा हुआ है यहाँ पे। तो शॉपकीपर होता है वो बोलता है ये स्वॉर्ड है ये बड़ी ज्यादा नजदीक है कंप्लीट होने से। अगर कोई अच्छा पर्सन मिलेगा तो वो इस स्वॉर्ड को कंप्लीट कर देगा और इस स्वॉर्ड पक्का एक इमोर्टल टायर स्वॉर्ड बन जाएगी। तो लुजेंग बोलता है क्या हेवन एम्प्लीफिकेशन एसेंस से इसको मिक्स करने से क्या ये स्वॉर्ड कंप्लीट हो सकती है। शॉपकीपर हंसते हुए बोलता है डायरेक्टली हेवनली एम्प्लीफिकेशन एसेंस का यूज करना तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, पर वो बड़ा ज्यादा रेयर होता है और बड़ा ज्यादा कम मिलता है। अगर मैं सच बताऊं तुम्हें, अगर तुम थोड़ा सा भी लो ग्रेड का भी एसेंस डालोगे ना इसमें वो भी काम कर जाएगा। फिर लुजेंग बोलता है मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए। शॉपकीपर थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है कि तुमको ये स्वॉर्ड चाहिए तो चलो मेरे साथ मेरे बॉस को मिलो। ये जो स्वॉर्ड है हम इसको बेच नहीं सकते हैं, पर ये एक फेटेड पर्सन को ही हम दे सकते हैं। तो फिर वो शॉपकीपर लुजेंग को ले चलता है अपने बॉस की तरफ। वहाँ पे वो सीढ़ियों को चढ़ के पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें आवाज सुनाई देती है कि अंदर आ जाओ। लुजेंग हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि अच्छा ये इनकी बॉस तो एक लड़की है। जैसे वो दरवाजा खुलता है लुजेंग को उनकी बॉस दिखाई देती है जो कि बैठी होती है। तो वो लुजेंग की तरफ देख रही होती है। लुजेंग की भी मतलब ऐसे तारे उड़ गए होते हैं, वो भी सोच नहीं पा रहा होता कि मैं क्या बोलूं। लुजेंग बोल रहा होता है कि कोई चार्मिंग टेक्निक है जो कि मेरे को पागल बना रही है। भाई पागल मैं भी हो गया हूँ, मुझे अपनी जो है स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग वन सेल्फ में घुसना पड़ेगा। फिर लुजेंग अपनी स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग वन सेल्फ में घुस जाता है जिसमें उसके ऊपर कोई भी जादू वगैरह नहीं होते हैं, मतलब सिंपली उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है इल्यूजन वगैरह का। लुजेंग नॉर्मल हो जाता है तो वो वुमेन सोच रही होती है इस बच्चे की सोल बड़ी ज्यादा पावरफुल है, उस पर मेरा तो कोई असर ही नहीं हो। वो बोल रही होती है कि जो है ये ची डाउजी की विल है और उसने बोला था कि एक रिफाइनमेंट मास्टर होगा वही मेरे को वेपन को रिफाइन कर पाएगा इमोर्टल टायर वेपन में। हम उसको फ्री में गिफ्ट कर देंगे उस बंदे को जो कि इसको कंप्लीट कर पाएगा। पर अगर तुम्हारे पास और किसी पर्सन के पास कोई सर्टेनिटी नहीं होगी सक्सेस की तो हम उस वेपन को तुम्हें नहीं दे सकते, चाहे तुम जितना मर्जी प्राइस पे करो। और मैं ये देख सकती हूँ कि तुम एक रिफाइनमेंट मास्टर नहीं हो और ऊपर से ये तुम्हारे पास तो ट्रू फ्लेम्स भी नहीं है तुम्हारी बॉडी में, तुम कैसे ये फोर्ज कर सकते हो इस वर्ड को। फिर वो अपने ट्रू फ्लेम्स को एक बर्ड में कन्वर्ट कर लेती है और अपने कंधे पे बिठा देती है। लुजेंग बोल रहा होता है कि तुम मेरी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहती हो, चलो ठीक है, पर पहले अपने मैनेजर को यहाँ से निकाल लो। फिर वो मैनेजर वहां से चला जाता है। फिर लुजेंग अपने कोल्डन से वो ब्लैक फायर निकाल लेता है जो कि उसके फोरहेड से निकल के उसके हाथ पे आ जाती है। तो वो बॉस बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि जो तुम्हारी फ्लेम्स है वो तो फायर स्पिरिट है। लुजेंग बोलता है फायर स्पिरिट हो या ना हो मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, पर मैं बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं रिफाइन कर सकता हूँ उस वर्ड को इमोर्टल टायर वेपन में। तो वो बॉस सोच रही होती है कि फायर स्पिरिट को हजारों साल लगते हैं रिफाइन करने के लिए। मुझे ये नहीं पता कि इस बच्चे की इतनी ज्यादा लकी किस्मत कैसी होगी कि उसके पास फायर स्पिरिट है। वो बोलती है कि ठीक है तुम्हें मिलना एक अच्छी बात ये ऐसा लग रहा है मुझे। फिर वो मैनेजर को ऑर्डर देती है कि इसको स्वॉर्ड गिफ्ट में दे दो। तो वो मैनेजर लुजेंग को स्वॉर्ड को गिफ्ट में दे देता है। लुजेंग उस बॉस को बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो बॉस बोलती है पर इतने ज्यादा साल हो गए जो ईस्टर्न रीजन में कोई भी इतना भी ज्यादा सिंगल जीनियस नहीं था रिफाइनमेंट मास्टर जो कि एक स्वॉर्ड को इमोर्टल टायर में कन्वर्ट कर सके। तुम किस्मत से ही अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन नहीं कर सकती हो, तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें स्वॉर्ड गिफ्ट तो कर दी है पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसको रिफाइन कर पाओगे और ये बेस्ट चॉइस भी नहीं थी कि एक जो बच्चे को मैं इस स्वॉर्ड को दे दूं जो कि रिफाइनमेंट मास्टर भी नहीं है। फिर लुजेंग वहां से चला जाता है। मैनेजर
मैनेजर बोल रहा होता है बॉस को कि ऐसा करने से तुमने जो है ओरिजिनल रूल्स है उनको वायलेट कर दिया है। तो बॉस बोलती है कि रूल्स, इतना ज्यादा टाइम हो गया है, इतने ज्यादा जीनियस है वो यहाँ पे अपेयर हुए थे, पर जो मेरी फोरसाइट है वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे में कुछ खास है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि इंसेक्ट इसे कुछ ज्यादा समय तक नहीं रोक के रख पाएगा। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि इस वुमेन के पास जो ची डोजी की विल है, मतलब लास्ट वर्ड है, जो कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा के बनाई थी मरने से पहले। मैं ये सोचता हूँ कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या होगा, ये कहाँ से होगी। मैं पक्का सक्सेसफुली इस वर्ड को रिफाइन करना चाहता हूँ ताकि जो एंसेस्टर ची डोजी थी उनकी स्पिरिट जो है वो स्वर्ग में शांति से रह सके। फिर हमें इमर्सिंग फ्लेम पीक का सीन दिखाया जाता है। तो एक डिस्पल लू ज़ेंग को बोल रहा होता है कि हमारा 17th इंस्टीट्यूट जो है वो रिफाइन कर रहा है, जो स्ट्रेंजर्स है वो यहाँ पे अभी अलाउड नहीं है। तो लू ज़ेंग बोलता है कि मुझे जो है वो तुम्हारा रिफाइनिंग फर्नेस चाहिए यूज करने के लिए। तो वो डिस्पल बोलता है कि हम बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज पे हैं अभी अपने कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्ट। आउटर सेक्ट के डिस्पल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो उस फर्नेस में कुछ होता है और डिस्पल बोल रहा होता है कि अब क्या हो गया यहाँ पे मार्शल ब्रदर, जल्दी जाओ, जो ट्रू फ्लेम्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, ये जो फर्नेस है ये जल्दी फूटने वाला है। डिस्पल्स बड़े ज्यादा टेंशन में होते हैं। तो एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि मार्शल ब्रदर तुम्हें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, हम इस रिफाइनिंग फर्नेस को फूटने नहीं दे सकते हैं। वो सभी कोशिश कर रहे होते हैं। तो लू ज़ेंग जो होता है वो भी कुछ करने लग पड़ता है उस फर्नेस के साथ। फिर जो वो डिस्पल होता है वो लू ज़ेंग को बोलता है कि जाओ कर लो जो तुम करना चाहते हो। लू ज़ेंग उस फर्नेस में अपनी उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने लग पड़ता है। तो वो डिस्पल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि मार्शल ब्रदर ने पहले बोला था कि वो उसकी हेल्प कर सकते हैं इसको रिफाइन करने में, पर उसने मना कर दिया और बोला कि मैं खुद करूंगा। तो वो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ये तो लोअर लेवल स्पिरिट टायर वेपन में भी इसको रिफाइन नहीं कर सकता, वो इतना ज्यादा क्यों एरोगेंट हो रहा है। फिर लू ज़ेंग अपनी स्टार एनर्जी को यूज करता है, उसमें से वो एसेंस को डाल रहा होता है उस फर्नेस। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि जितने की कल्टीवेशन लेवल इन पीपल की, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी इनिशिएट एनर्जी में से हेवन एम्पलीफिकेशन एसेंस को देख पाएंगे। तो एक डिस्पल सोच रहा होता है कि ये ब्लैक की जो है इसकी ये बड़ी ज्यादा पावरफुल है, पर बिना हेवन एम्पलीफिकेशन एसेंस के मुझे नहीं लगता कि ये वेपन को इसको कंप्लीट कर पाएगा। पर लू ज़ेंग ने अपनी की में से वो एसेंस पहले डाल दिया होता है, वो स्वॉर्ड में जा रहा होता है एसेंस, और स्वॉर्ड कंप्लीट हो जाती है। लू ज़ेंग अपनी की को वापस बुला लेता है। तो वो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ऐसे ही और तुम्हारा कंप्लीट भी हो गया। लू ज़ेंग बोलता है हाँ। तो एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि मैं बोल सकता हूँ ब्रदर लू ज़ेंग को कि इस फर्नेस में से अपने रिजल्ट को बाहर निकाल के हमें बताए। तो फिर लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है उस फर्नेस में से, और एक बड़ी ज्यादा रोशनी उस स्वॉर्ड में से निकलती है और वो पूरे आसमान में फैल जाती है। तो जो बाकी किंग सेक्ट के बंदे भी होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है जो 17th इंस्टीट्यूट था उन्होंने ऐसी चीज को रिफाइन कर लिया है जो कि कभी नहीं हुआ। चलो देखते हैं कि ये क्या हुआ। फिर हमें लू ज़ेंग की स्वॉर्ड दिखाई देती है जो कि बड़ी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि मैं इस स्वॉर्ड को स्वॉर्ड फ्लोइंग लाइट बोलूंगा। वो जितने भी होते हैं रिफाइनिंग मास्टर वो बोल रहे होते हैं कि ये तो इमोर्टल टायर वेपन है। तो वहां पे इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम 17 इंस्टीट्यूट के बंदे नहीं हो, तुम कौन हो और ये तुम्हारे पास इमोर्टल टायर स्वॉर्ड तुमने क्यों पकड़ी और ये कहां से आई। तो लू ज़ेंग बोलता है कि मैं ड्रिजल पीक का आउटर डिस्पल लू ज़ेंग, और ये फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड जो है जो मैंने पकड़ी है ये मैंने फोर्ज की है। तो जो टीचर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जितने भी जो वेपन्स होते हैं स्पिरिट टायर से लेके उससे आगे तक उस सभी को इमर्सिंग फ्लेम पीक पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, चलो मेरे साथ। तो वो लू ज़ेंग को एक जगह ले जाते हैं और बोलते हैं कि पहले हमें तुम पूरी डिटेल्स बताओ कि तुमने अपने वेपन को कैसे फोर्ज किया है। लू ज़ेंग बोलता है कि जो वेपन है उसको रिकॉर्ड करना तो ठीक है, पर मैं तुम्हें फोर्जिंग मेथड को नहीं बता सकता हूँ। तो वो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने हाथ पे फायर ले आता है और बोलता है कि अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो मुझे लगता है कि हमें तुम्हें यहाँ पे मारना पड़ेगा, तुम यहाँ से इमर्सिंग फ्लेम पीक से नहीं भाग सकते हो। लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल के बोल रहे होते हैं कि तुम 2 टीचर्स हो और 7th लेयर ऑफ स्काई रेलम में हो, तुम्हें नहीं डर लगता क्या, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो एक इंस्ट्रक्टर बोलता है हंसते हुए कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ 1st लेयर है स्काई रेलम में, और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम हमें नीचे दिखाओ। फिर लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को कोट कर लेता है और बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतना ज्यादा महान क्योंकिन सेक्ट के जो टीचर्स हैं वो ही ऐसा कर रहे हैं और चोरों की तरह हरकतें कर रहे हैं। तो वो इंस्ट्रक्टर होता है वो लू ज़ेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। तो लू ज़ेंग एक सिंपल सा अटैक करता है और उससे जो होता है वो इंस्ट्रक्टर का अटैक पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। तो एक इंस्ट्रक्टर दूसरे इंस्ट्रक्टर को बोल रहा होता है कि जियान मिन, इसको कोई भी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं और लू ज़ेंग से लड़ने लग पड़ते हैं। लू ज़ेंग भी अपने वेपन को निकाल लेता है। वो दोनों लू ज़ेंग की तरफ आ रहे होते हैं अपने वेपन्स को लेके और अटैक करते हैं। एक अटैक
अटैक करता है पर्पल ड्रैगन मून पियर्सर और दूसरा अटैक करता है फियर्स पैंथम स्काई डिवोवरर। फिर लूजेंग उन्हें बड़ी आसानी से डोज कर लेता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से एक इंस्ट्रक्टर के अटैक को चेंज कर देता है उसकी पोजीशन को। लूजेंग सिंपल इस स्वॉर्ड के अटैक यूज कर रहा होता है पर वो इंस्ट्रक्टर्स को हरा देता है और एक इंस्ट्रक्टर के तो हाथ से अपनी स्वॉर्ड को पार कर लेता है और बिल्कुल ही उसके सिर के पास आके रोकता है, बिल्कुल उसके आईज के पास आके। तो वो इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड ये क्यों रुक गई, इसने क्यों रोक ली। फिर जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है स्क्रीमिंग गोस्ट फ्लैश। फिर जो उसका स्वॉर्ड हो रहा होता है वो बिल्कुल गोस्ट की तरह कवर हो जाता है पर लूजेंग उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है। वो इंस्ट्रक्टर चिल्ला रहे होते हैं तो लूजेंग बोल रहा होता है उस इंस्ट्रक्टर को कि मैं तुम्हारी जान को छोड़ दिया और उसकी को भी छोड़ दिया, पर तुम ऐसा अभी भी ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी को इसलिए छोड़ दिया कि क्योंकि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो टीचर्स की है, क्योंकि इस सेक्ट में मैं अभी भी कल्टीवेट करना चाहता हूँ इस सेक्ट में, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ। पर तुम्हें इस मैटर के बारे में चुप रहना पड़ेगा और किसी को नहीं बताना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर वो दोनों इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि हम कसम खाते हैं हम किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर लूजेंग वहां से लीव कर जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 7 स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म का। फिर लूजेंग सोच रहा होता है कि जो हेवन एम्प्लीफिकेशन एसेंस था वो 2,50,000 क्रिस्टल्स में बिका है। ब्रदर वूजियन की हेल्प से मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज हैं जो मुझे चाहिए होंगे फ्यूचर में उनके लिए। तो लूजेंग काउंटर के पास जाता है और बोलता है कि मैं रिजर्वेशन करना चाहता हूँ 7 स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म में, तो मुझे कितने ज्यादा क्रिस्टल देने पड़ेंगे। तो वो काउंटर वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म में जो होती है वो रिजर्वेशन नहीं होती है, तुम्हें इसके लिए लाइन में लगना पड़ेगा। और वो बोलता है कि अब तुम जा सकते हो। फिर लूजेंग देखते हो तो वो जो लाइन होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर लूजेंग लाइन में पीछे जाके लग जाता है और एक डिस्पल को पूछता है कि एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे इतने ज्यादा कम बंदे क्यों है लाइन। तो फिर हमें पता लगता है लूजेंग ऐसी लाइन में लगा होता है वहाँ पे ज्यादा ही कम डिसिपल्स होते हैं। तो वो डिसिपल बोलते हैं कि तुम नहीं देख रहे हो कि दूसरी साइड जो डिसिपल्स है उनकी स्ट्रेंथ, इस साइड की जो डिसिपल्स है वो 8th लेवल या फिर उससे भी ज्यादा वाले प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म में। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम्हें भी दूसरी लाइन में चले जाना चाहिए। तो लूजेंग नहीं जाता और वो एंटर करने लग पड़ते हैं। फिर बोल रहा होता है लूजेंग को कि ये जो स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ इल्यूजन ही नहीं दिखाता है तुम्हें, ये तुम्हें इंजर भी कर सकता है और मार भी सकता है। तुम्हें ये पता है ना, मैं जो हूँ वो 8th लेयर में हूँ स्काई रेलम, और मुझे भी बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और बड़ी ज्यादा सिरदर्द होती है इस 8th लेयर में जाने से। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें फॉलो करूंगा और जो 8th लेवल है उसमें चला जाऊंगा। फिर जो लूजेंग और उस डिस्पल के अराउंड जो होता है एटमॉस्फेयर वो चेंज होने लगता है और धुंध छाने लग पड़ती है। जो डिस्पल होता है उसने स्वॉर्ड पकड़ी होती है और वो बोल रहा होता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये इल्यूमिनेटिंग ड्रैगन है और ये मिडिल ग्रेड स्पिरिट टायर वेपन है। तो गाइस अगर आपको पता नहीं होगा तो स्पिरिट ग्रेड वही था लिंक टायर, और लूजेंग का शरीर भी अभी लिंक टायर मिडिल ग्रेड में है, तो मतलब सेम एज इस स्वॉर्ड की तरह। तो लूजेंग बोलता है कि स्वॉर्ड बड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर तुम्हें पता है कि स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म में हम कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं। तो वो डिसिबल बोलता है लूजेंग को कि क्या तुम इन बॉल्स में इमेजेस देख सकते हो, जब भी इल्यूजन फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी ना तो एनर्जी रेज जो होंगी वो रिलीज होंगी स्पिरिट स्टोन्स में से जो कि स्टोर है कहीं पे, और जो रेज होंगी वो डायरेक्टली इन क्रिस्टल बॉल्स में जाके लगेंगी और तुम्हें उस अटैक को डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपनी स्वॉर्ड से और इस क्रिस्टल बॉल से बजने से रोकना पड़ेगा। पर अगर तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो बेकार सी क्वालिटी की होगी, पर मुझे डर है कि तुम एक सिंगल एनर्जी रे को भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते अपनी स्वॉर्ड से और तुम्हारी स्वॉर्ड टूट जाएगी, तो तुम्हें जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेना चाहिए। तो लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो डिसिबल बड़ा ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास इमॉर्टल टायर वेपन है, पर तभी वो रेज होती है स्पिरिट स्टोन में से, वो लूजेंग और उसकी तरफ आ रही होती है। लूजेंग बोलता है ये स्टार्ट हो रहा है। तो डिसिबल बोल रहा होता है एक सेकंड लेयर का स्काई रेलम का कल्टीवेटर जिसके पास इमॉर्टल टायर स्वॉर्ड है, मैं तुम्हें ये पक्का ही बता दूंगा कि स्वॉर्ड सब कुछ नहीं होती है, एक जो विल्डर होता है जो स्वॉर्ड को चलाने वाला होता है वो भी मैटर करता है। फिर वो उन रेज की तरफ अटैक करने लग पड़ता है, उन्हें डिफ्लेक्ट करने लग पड़ता है। वो लूजेंग की तरफ भी देख रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स, मतलब लूजेंग बिल्कुल सिंपल मूव्स यूज कर रहा होता है। वो लूजेंग की तरफ देखे जा रहा होता है और लूजेंग बोलता है कि ध्यान दो और भी एनर्जी रेज आ रही है, और एनर्जी रेज आ रही होती है लूजेंग और वो उनको डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है डिजर्व करता है स्वॉर्डमैन के टाइटल को, क्योंकि ये अपने माइंड को बड़ी जल्दी रिकवर कर लेता है। अब ये मेरी तरफ देख रहा था और अभी ये फिर से डिफ्लेक्ट करने लग पड़ा। फिर बड़े ज्यादा अटैक आते हैं उन दोनों की तरफ, तो लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को हर जगह घुमा रहा होता है एक सर्कल की शेप में उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए, और जो डिसिपल होता है लूजेंग के साथ में वो भी ऐसे कर रहा होता है, पर वो एक अटैक को नहीं रोक पाता और वो डायरेक्टली जाके उस क्रिस्टल बॉल में लगता है और उस क्रिस्टल बॉल में जो होते हैं वो दरारें पड़ जाती हैं। तो वो डिसिपल बोलते हैं कि एक और बार अगर अटैक लगा मेरे क्रिस्टल बॉल को ये टूट जाएगा। फिर मैंने पहले से अपनी जो है लास्ट परफॉर्मेंस अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को सरपास कर लिया है और मुझे लगता है अब मैं और रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो लूजेंग उसे बोलता है कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कैसा पता लगेगा, अगर तुम अपना पूरी हिम्मत करोगे तो वही होता है असली स्वॉर्ड का रास्ता, अगर तुम ऐसे करोगे तो ही कर पाओगे तुम कुछ। वो इस बातों को सुन के हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि हाँ अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मैं अपनी असली लिमिट्स
को कैसे पता लगा सकता हूँ। लूजेंग बोलता है कि 21st वेव आ रही है, ध्यान दो। तो वो डिस्पेल बोल रहा होता है हाँ चलो करते हैं। तो वो अटैक आ रहा होता है उस क्रिस्टल बॉल की तरफ, पर वो जो होता है डिसिपल वो उसे रोक लेता है बड़ी मुश्किल से। लूजेंग बोल रहा होता है कि तुमने बड़ा अच्छा किया, इतना भी बुरा नहीं था। वो डिसिपल खुश होता है बड़े ज्यादा। वो बोल रहा होता है कि हाँ ये ठीक है, मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर वो बोल रहा होता है कि नेक्स्ट वेव आ रही है, ध्यान से। पर नेक्स्ट वेव में उसका जो होता है क्रिस्टल बॉल वो टूट जाता है। वो बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ ये बच्चा कितनी देर तक रुक सकता है, ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। लूजेंग बड़े ज्यादा अटैक्स को रोक रहा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है ये जो एनर्जी रेज है ये और ज्यादा पावरफुल हो रही है, अब मैं उनको सिर्फ स्वॉर्ड इंटेंट से ही डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, स्वॉर्ड इसके ऊपर कुछ असर नहीं करेगी। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और लूजेंग अपनी आईज क्लोज कर लेता है। तो लूजेंग के साथ जो डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है कि और भी एनर्जी रेज आ रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए जल्दी से। तो लूजेंग अपनी आंखों को खोलता है, फिर स्वॉर्ड इंटेंट से उन अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने लग पड़ता है। वो बड़ी अच्छी तरीके से स्वॉर्ड को यूज कर रहा होता है और एक शील्ड टाइप ही क्रिएट कर ले रहा होता है स्वॉर्ड को घुमा घुमा। तो वो डिस्पेल बोल रहा होता है कि इसने बस थोड़े टाइम के लिए मेडिटेट किया, पर अभी से ये एनलाइटमेंट को पा सकता है स्वॉर्ड इंटेंट पे। ये किस टाइप का पर्सन है लूजेंग, इतनी जल्दी कौन एनलाइटमेंट को पा सकता है। लूजेंग अब बड़ी आसानी से अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और उन्हें रोक रहा होता है। फिर वो अटैक्स वहीं पे रुक जाते हैं। फिर लूजेंग बोलता है कि यही थी 100th वेव। तो वो डिस्पेल होता है लूजेंग के साथ। वो बोल रहा होता है कि जो 8th लेवल की डिफिकल्टी होती है उसमें सिर्फ 100 वेव्स आती हैं, ये इसकी लिमिट है, पर तुमने लास्ट 100 वेव्स कंप्लीट कर ली हैं, इसके बाद कोई भी नहीं होती है। तो फिर एक साउंड सुनाई देती है, वहाँ पे एक डिस्पेल होता है। वो बोल रहा होता है कि ये साउंड तो ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी ने 100th वेव को पार कर लिया है। फिर लूजेंग वहीं पे बैठ जाता है और पीछे से आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है कि किसी ने क्या 100th वेव को भी तोड़ा है। फिर वो आके बोलता है उस डिस्पेल को, उसका नाम होता है जाओ जाओ, और वो बोल रहा होता है कि जाओ जाओ क्या ये तुम हो जिसने वो 100th वेव को तोड़ा है। तो जाओ जाओ बोलता है नहीं वो लूजेंग है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो जो डिस्पेल आया होता है जाओ जाओ के पास, वो बोल रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा अनबिलीवेबल है, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जाओ जाओ बोलता है ये पक्का रियलाइज कर रहा होगा अपने स्वॉर्ड इंटेंट को और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है स्वॉर्ड इंटेंट में। तो लूजेंग जो होता है वो अटैक्स को अपने माइंड में बार बार रिपीट कर रहा होता है, जो कि होते हैं अपर कट, डाउनवर्ड स्लैश, पियर्सिंग, ब्रस्ट और ब्लॉक और काउंटर अटैक। ये इन्हीं स्वॉर्ड अटैक्स को बार बार रिपीट कर रहा होता है अपने माइंड में ताकि वो स्वॉर्ड इंटेंट में ब्रेक कर सके। लूजेंग आइज क्लोज करके बड़ी देर से बैठा होता है। तो वो जो डिस्पेल आया होता है जाओ जाओ के पास, वो बोल रहा होता है कि इतने टाइम से ये बैठा हुआ है, ये कब उठेगा। तो जाओ जाओ बोलता है ये अभी इतना भी टाइम नहीं हुआ है, इसने तभी ये स्टार्ट किया था जब उसने 100th वेव कंप्लीट कर ली थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसको और कितना टाइम लगेगा यहाँ पे मेडिटेट करते हुए। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये तो पक्का ही बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है जो मेरे माइंड में बार बार रिपीट हो रही है, ये किस तरह की स्वॉर्ड टेक्निक होगी, ये मैंने कभी नहीं देखी है पहले। फिर वो जो डिस्पेल आया होता है जाओ जाओ के पास बोलने की वो और कितनी टाइम वेट करेगा, वो लूजेंग की तरफ आता है और बोलते है कि लूजेंग बड़े ज्यादा पीपल जो है वो वेट कर रहे हैं लाइन में, तुम्हें यहाँ से उठना पड़ेगा। पर जैसे वो लूजेंग की तरफ जाता है तो लूजेंग की बॉडी से स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज होता है और वो जो डिस्पेल आया होता है लूजेंग के पास, उसकी बॉडी में कट्स लग जाते हैं। वो उसके शरीर को नहीं कट करते हैं पर उसके कपड़े को कट कर देते हैं। फिर वो बोल रहा होता है ये तो डिफेंसिव स्वॉर्ड इंटेंट है। जाओ जाओ भी बोल रहा होता है कि इस नए बच्चे ने कैसे इतनी जल्दी अपने स्वॉर्ड इंटेंट को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया। वहाँ पे हुआ टैनमिंग भी आ जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो सिल्की स्वॉर्ड इंटेंट है, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये कौन बंदा जो इतना ज्यादा एनलाइटेंट हो सकता है इस स्टेज तक। प्लस भी होते हैं हुआ टैनमिंग के साथ, वो बोल रहे हैं कि ये तो व्हाइट रोब का कोई डिसिपल है, ऐसा लग रहा है आउटर सेक्ट का कोई डिसिपल है। तो उसके साथ भी एक डिसिपल होता है, वो हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो। फिर हुआ टैनमिंग पीछे से लूजेंग को आवाज डालता है और बोलता है ब्रदर लूजेंग। लूजेंग पीछे की तरफ देखता है और लूजेंग बोलता है कि हुआ टैनमिंग इतना ज्यादा टाइम हो गया मुझे तुम्हें देखे हुए। जाओ जाओ भी सोच रहा होता है कि इस बच्चे का दोस्त हुआ टैनमिंग है, ये ऐसे कैसे जान सकता है हुआ टैनमिंग को, ऐसा लग रहा है हुआ टैनमिंग बड़ा ज्यादा फेमस है सेक्ट में। तो हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था कि तुम स्वॉर्ड को यूज कर सकते हो और ऊपर से तुमने अपने स्वॉर्ड इंटेंट को इतने बड़े लेवल पे इंक्रीज कर लिया है। मैं यही होप करता हूँ कि मुझे चांस मिले तुमसे फाइट करने के लिए जो पीक कंपटीशन आ रहा है उसमें। तो लूजेंग बोलता हाँ मैं भी फाइट करना चाहता हूँ तुम्हारे अगेंस्ट में, पर मुझे पहले इंस्ट्रक्टर सू को फाइंड करना पड़ेगा ताकि वो मुझे इनर सेक्ट में एंटर कर सके, फिर मैं जो है ऑल सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। चलो मैं अभी के लिए लीव करता हूँ। फिर लूजेंग वहां से चला जाता है। तो हुआ टैनमिंग पूछ रहा होता है उस डिस्पेल को जो कि जाओ जाओ के पास आया होता है कि मैंने सुना था किसी ने 100th वेव को कंप्लीट की है, क्या वो लूजेंग है। वो डिस्पेल बोलता है हाँ वो उसने ब्रेक थ्रू किया अभी अभी। फिर हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है तो बड़ी ज्यादा स्पीड से इंक्रीज कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ। फिर हमें इंस्ट्रक्टर सू दिखाई देती है, वहाँ पे लूजेंग पहुंच जाता है और बोलता है कि इंस्ट्रक्टर मैंने तुम्हें फाइनली फाउंड कर लिया है, क्या तुम्हें कोई ट्रबल हो रहा है, क्या तुम बड़े ज्यादा टेंशन में लग रही हो। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पे पक्का मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हो ताकि तुम इनर सेक्ट को ज्वाइन कर सको, और फिर इनर सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद तुम ऑल पीक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना। तो लूजेंग हंसते हुए बोलता है हाँ इंस्ट्रक्टर सू तुमने का पता लगा लिया सही में। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलते है कि और भी टेस्ट है इनर सेक्ट में पार्ट लेने के लिए, इसलिए मैं वो तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगी कल ही। और हमारे ड्रिजल पीक में सिर्फ 7 पोर्ट बचे हुए हैं इस कंपटीशन में, पर तुम्हें जो है वो खुद के लिए फाइट करनी पड़ेगी अगर तुम उन टॉप 7 में आना चाहते हो और कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हो। तो लूजेंग बोलता है कि तुम सिर्फ वॉच करो और कल की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को देखो, मैं पक्का इस टॉप 7 में आऊंगा। इंस्ट्रक्टर सू सोच रही होती कि इसकी जो करंट स्ट्रेंथ है, मुझे पता है ये बड़ी आसानी से पीपल को बीट कर सकता है जो कि 7th लेयर ऑफ स्काई रेलम में है, और मुझे लगता है ये क्लाउड होल में भी जा सकते हैं कुछ ही टाइम में, और मेरी हेल्प कर सकता है। जो फाइट हो रही है कोर्ट में, जो इंपीरियल फैमिली में हो रही है फाइट, उसमें ये मेरी हेल्प कर सकता है, पर वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। जो क्राउन प्रिंस है इस टाइम वो थ्रोन में असेंड कर रहा है, वो राजा बनने वाला एक ही साल में। मुझे नहीं पता लूजंग तब तक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो मेरी हेल्प कर सके रॉयल फैमिली की केस। फिर मॉर्निंग टाइम होता है, एक इंसान बोल रहा होता है कि तुम सभी मैजिक अरे में एंटर करने वाले हो। इसमें भी डिफरेंट लेवल्स होंगे और अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज होंगी, और तुम्हें इनके बेस पॉइंट मिलेंगे। जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा तुम्हें उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जो टॉप 7 होंगे जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उनको ऑल पीक कंपटीशन में लिया जाएगा, और जो 10 पीपल होंगे जिनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होंगे उनको इनर सेक्ट में लिया जाएगा। तो फिर वो इंस्ट्रक्टर बोलता है ये टेस्ट अभी बिगिन किया जाता है। तो जो इल्यूजन होती है वो घेरने लग पड़ती है डिसिपल्स। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है हंसते हुए, वांग जूफेंग, मैंने सुना कि लूजेंग जो है वो टॉप 7 में एंटर करना चाहता है, तुम क्यों ज्यादा चिंतित हो? तो वांग जूफेंग बोलता है कि यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाल बाल टॉप 7 में एंटर हुआ हूँ और मेरे को 1800 पॉइंट मिले हैं। फिर एक डिसिपल बाहर आ जाता है जिसका नाम होता है जाजुआओ टियान, इसके सिर्फ 410 पॉइंट्स होते हैं, वो फेल हो जाता है। फिर लूजेंग की बारी आती है, लूजेंग उस इल्यूजन में एंटर करता है और एक डिसिपल बोल रहा होता है कि ये अभी अंदर चला गया है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ज्यादा पॉइंट्स को पा सकता है। तो मुझे लगता है ये कितने ज्यादा पॉइंट्स को पाएगा। तो वो डिसिपल बोल रहा होता है कि अगर ये लूजेंग है जो अंदर जा रहा है तो मुझे लगता है ये टॉप 10 आसानी से पा लेगा और ये मेरी पोर्ट को ले लेगा। फिर लूजेंग के सामने इल्यूजन आ जाती है बड़े ज्यादा इंसानों की। फिर लूजेंग बोलता है तो स्काई रेलम 5th लेयर के एनिमीज है। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और उनकी तरफ अटैक करने लग पड़ता है। लूजेंग उन्हें बड़ी ज्यादा आसानी से हरा देता है। लूजेंग बोलता है ये बस इतना ही थे। फिर लूजेंग के सामने 26 स्काई रेलम के 6th लेयर के एनिमीज आ जाते हैं। लूजेंग उनकी तरफ अटैक करने लग पड़ता है। लूजेंग एक सिंपल स्लैश करता है जिसका नाम होता है ब्रश स्लैश, उसकी वजह से बड़ी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होती है और जो सारे 26 6th लेयर के एनिमीज होते हैं वो वहाँ पे मारे जाते हैं। वो एक्चुअली मारे नहीं जाते क्योंकि वो सिर्फ इल्यूजन्स होती हैं। लूजेंग बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वेव की होगी, स्काई रेलम 8th लेयर के होंगे क्या वो बंदे? लूजेंग बोलता है अरे यार ये तो एक्चुअली 10th लेयर के हैं। वो जो इंस्ट्रक्टर होता है इस कंपटीशन का वो बोल रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो अभी भी फाइट कर रहा है, इसको 10 पीपल ने जो कि पीक ऑफ स्काई रेलम में है, 10th लेयर में है, उन्होंने घेरा हुआ है। इंस्ट्रक्टर सू भी सोच रही है कि इसकी ग्रोथ स्पीड है वो इतनी ज्यादा फास्ट कैसे होती है, मुझे पता है ये ऑल पीक कंपटीशन में बड़ा ज्यादा अच्छा करेगा। तो वो इंस्ट्रक्टर बोलता है अब ये 10 पीक स्काई रेलम के एनिमीज के साथ फाइट कर रहा है, ये अब कैसे फाइट बैक कर पाएगा इन सभी के खिलाफ। तो इंस्ट्रक्टर सू बड़ी ज्यादा प्राउड होती है, बोलती है ऑफ कोर्स भाई मैंने उस पर्सनली चूज किया है, पर ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है क्योंकि मैं उसे नहीं देख पाऊंगी ऑल पीक कंपटीशन में। मैं ये सोच रही हूँ कि जो फाइट है क्राउन की पेंटियान पैलेस में वो कैसी जाएगी इस टाइम। अब ये टाइम आ गया किंग इंसेक्ट को लीव करने के लिए। फिर इंस्ट्रक्टर सू वहां से जाने लग पड़ती है। तो वो इंस्ट्रक्टर बोलता है इंस्ट्रक्टर सू को कि क्या वो कंप्लीट हो गया है। वो ऑब्वियसली उसके बारे में बात कर रहा है जो कि पेंटियान पैलेस में हो रहा है, क्राउन प्रिंस की क्राउनिंग के बारे में। फिर लूजेंग उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और इंस्ट्रक्टर बोलता है लूजेंग 55,000 पॉइंट। जो डिसिपल्स होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, तो बोल रहे होते हैं तो नंबर 1 है सेक्ट में, वो तो पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने जो कि जाओ यून का था। तो वूजियान भी बोल रहे होते हैं जो ब्रदर लूजेंग है वो पक्का एक ग्लोरी लेके आएंगे ड्रिजल पीक के लिए। जाओजियान भी बोल रहे होते कि टियानी पीक में जो हुआ था उस लड़की ने जो किया था वो पक्का लूजेंग भी करेगा। मोकान भी बोल रहे होते कि ब्रदर लूजेंग तुम पक्का अपनी सिस्टर लुयान की तरह होगे, तुम सभी को शॉक कर दोगे ऑल पीक कंपटीशन में। लूजेंग भी अपनी सिस्टर के बारे में फिर सोच रहा होता है। फिर हमें ड्रिजल पीक का इनर सेक्ट दिखाया जाता है, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर लूजेंग को बोल रहा होता है कि कांग्रेचुलेशंस, अब तुम एक इनर सेक्ट के डिसिपल हो, ये तुम्हारा रूम है। फिर रात का टाइम होता है, लूजेंग अपने रूम में और वो सोच रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर सू ऐसे चले गई मेरे को बिना बताए हुए, जैसे इनर सेक्ट का टेस्ट हुआ क्या कुछ हो रहा है क्या बहुत बड़ा फेंटियान पैलेस में, मुझे जल्दी से कल्टीवेट करना पड़ेगा और ऑल पीक कंपटीशन में अच्छा करना पड़ेगा, फिर मैं यून हॉल में एंटर करूंगा और अपनी बहन को बचाऊंगा। ये सब इंस्ट्रक्टर सू की वजह से हुआ है और उसकी टीचिंग की वजह से, मैं उसको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। फिर लूजेंग बैठ जाता है और कल्टीवेट करने लग पड़ता है और एक टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम होता है 1000 सर्जिंग डीमंस। लूजेंग को पर्पल कलर के जो डीमंस होते हैं वो घेर लेते हैं। लूजेंग उसको एक्टिवेट कर देता है और वो डीमंस उसके अराउंड घूमने लग पड़ते हैं और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है कि क्या हुआ, दूसरा बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई कल्टीवेट कर रहा था पर ये इतनी ज्यादा पावरफुल वॉल नहीं थी और ये टूट गई, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। फिर लूजेंग वहां से निकल के आता है और बोलते कि मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहा था कल्टीवेट करते टाइम। फिर एक डिसिपल लूजेंग की तरफ आता है और ब्रदर लूजेंग, अब ये डिसिपल कौन है मुझे याद नहीं है, ये शायद नया है। तो लूजेंग पीछे मुड़ के बोलता है ब्रदर लिन गैंग, आप मुझे बड़े टाइम के बाद मिले। तो लिन गैंग बोलते कि ज़ोयुन जो हमारे सीनियर ब्रदर है वो तुमसे बात करना चाहते हैं ऑल पीक कंपटीशन के बारे में। तुम अभी से नंबर 1 डिसिपल हो इनर सेक्ट के, पर हमारे जो ड्रिजल पीक के डिसिपल्स हैं उन सभी को साथ में काम करना पड़ेगा अब दूसरों को डिफीट करने के लिए, तो चलो चलते हैं हम साथ में। तो लूजेंग बोलते कि मैं नंबर 1 सिर्फ टेस्ट स्कोर्स के मुताबिक जो पॉइंट्स मुझे मिले थे, अरेना का हिसाब अलग होता है, अरेना में किसी इंसान की असली ताकत को पहचाना जा सकता है। तुम्हारा ये प्लान तो नहीं है कि तुम मुझे
अरेना में लेके जा रहे हो अभी। तो लिन गैंग बोलते कि इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट में बड़ा ज्यादा फर्क है, जो तुमने किया वो बड़ा ज्यादा हैरानी का काम था। कुछ लोग जो हैं वो तुमसे थोड़ा सा जलते हैं, पर सीनियर ब्रदर ज़ोयून ऐसे नहीं है, वो ऐसी चीज कभी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो फिर हमें मीटिंग प्लेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो होते हैं मेंबर्स वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो एक मेंबर बोलता है कि एल्डेस्ट ब्रदर, हमें पता है कि तुम लूजेंग से फाइट भी कर सकते हो और उससे जीत भी सकते हो। हम अभी भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, तुम ही इनर सेक्ट में नंबर 1 हो। हमने उस बच्चे को इसीलिए बुलाया ताकि हम ऑल पीक कंपटीशन के बारे में बात कर सके, वरना एक नया बंदा जो कि इनर सेक्ट में अभी अभी आया है, उसके पास क्या ही क्वालिफिकेशंस है हमारे साथ यहाँ पे बैठने की। सो गाइस, मुझे याद आ गया लिन गैंग वो डिसिपल था जो ब्लेड इंसेक्ट के मिशन में जो लीडर था डिजल पीक की टीम का। तो ज़ुओ यून बोलता है कि बस करो, अब हमारे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अभी, जो कि ऑल पीक कंपटीशन है। लूजेंग के पास बड़ी ज्यादा पावरफुल और आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ है, वो हमारे लिए बड़ी ज्यादा हेल्पफुल होगा ताकि हम और रिसोर्सेज गेन कर सकें इस कंपटीशन के थ्रू ड्रिजल पीक के लिए किंग इंसेक्ट से। जैसे वो बात कर रहे होते हैं, दरवाजे पर नॉक होती है, तो ज़ुओ यून बोलता है कि आ जाओ। तो लिन गैंग और लूजेंग अंदर आ जाते हैं। ज़ुओ यून उन दोनों की तरफ देख रहा होता है, वो बोलता है कि तुम पक्का ही लूजेंग होगे, ये हमारी फर्स्ट टाइम है ना मीटिंग, मेरा नाम ज़ुओ यून है। तो लूजेंग फिर ग्रीट करते हुए बोलता है कि अच्छा तुम हो वो फेमस ज़ुओ यून। फिर ज़ुओ यून बोलता है कि आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पे। तो एक डिसिपल होता है, वो बड़ी खतरनाक तरीके से और गंदी नजरों से लूजेंग की तरफ देख रहा होता है। लूजेंग बैठ जाता है। ज़ुओ यून बोलता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुमने इनर सेक्ट में एंटर कर लिया ब्रदर लूजेंग, ये तुम्हारा पहली बार है ऑल पीक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो घटिया डिसिपल होता है जो लूजेंग की तरफ देख रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि इसमें एक्सप्लेन करने वाली क्या बात है, जो अदर पीक्स हैं वो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले से ही, और उनके पास हमसे ज्यादा स्पोर्ट्स है फाइट करने के लिए, हमारे पास सिर्फ 7 ही हैं। हम तो उनके सामने सिर्फ मजाक हैं, वो तो हमें कभी भी हरा सकते हैं और ये हमारे साथ मजाक भी कर सकते हैं हमें पीटते वक्त। तो ज़ुओ यून बोलते कि मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने ऊपर ही डिपेंड होते हैं हर टाइम, चाहे ड्रिजल पीक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, पर हम हर बार ही अपना पूरी कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम हौसला नहीं रखेंगे और अपनी पूरी ट्राई नहीं करेंगे तो हम कैसे मार्शल आर्ट्स में अच्छे बन पाएंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट जो होता है उसको हर बार ट्राई करना पड़ता है, चाहे उससे नी भी होगा फिर भी उसको ट्राई करना पड़ता है ताकि वो इम्प्रूव कर पाए। तो लूजेंग बोलते कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं इस बार ऑल पीक कंपटीशन में वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ज़ुओ यून बोलते हैं कि ये जो ऑल पीक कंपटीशन है इसमें 33 पीक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक पीक जो है वो अलग अलग नंबर के बंदों को भेजेगा इस कंपटीशन में, और इसके अलावा जो कोर डिसिपल्स होते हैं उनके पास अपनी सीट्स होती हैं। जो पिछले जितने भी कॉम्पिटिशंस हुए थे उनमें वो हर बार ही टॉप 10 स्पोर्ट्स लेते हैं। तो जो डिसिपल्स हैं 33 पीक के वो बेसिकली जो है वो टॉप 20 के लिए कम्पीट करते हैं, और हम जो डिसिपल्स हैं डिजल पीक के हमारे लिए टॉप 100 में आना भी बड़ी अच्छी बात है। तो लूजेंग बोलता है टॉप 100, क्या तुम सोचते हो क्या तुम कर सकते हो ये ब्रदर ज़ुओ यून? तो ज़ुओ यून बोलता है तुम्हें सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। तो लूजेंग बोलता है कि टॉप 100 में तुम एंटर नहीं कर सकते, तुम तो पीक ऑफ स्काई रेलम में हो। तो ज़ुओ यून बोलता है कि मुश्किल है बोलने के लिए, क्योंकि जो टियानी पीक है ना उसके पास 40 से ज्यादा स्पोर्ट्स हैं, मतलब 40 से ज्यादा डिसिपल्स हैं उनके इस कंपटीशन में, और उनका जो वीकेस्ट है वो पीक ऑफ स्काई रेलम में है। और अगर तुम्हारी किस्मत खराब होगी और तुमको उनके ग्रुप में डाल दिया जाएगा तो फिर जीतना नामुमकिन है। लूजेंग सोच रहा होता है कि यानर सेकंड थी उस टाइम, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उस टाइम में, मैं ये हैरान हूँ ये सोच के। तो लूजेंग बोलते कि ब्रदर ज़ुओ यून, ये जो ऑल पीक कंपटीशन है इसमें जो इंडिविजुअल रैंकिंग होती है पीक्स में स्ट्रेंथ के मुताबिक, इसके अलावा भी कोई और रिवॉर्ड्स होते हैं क्या? तो ज़ुओ यून बोलते कि जो अवार्ड्स हैं इस टाइम वो बड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो फर्स्ट प्लेस पे होगा उसको किंग ज़ू पिल मिलेगी, जो कि जब हम सेलेस्टियल रेलम में एंटर करते हैं ना तो वो पिल चाहिए होती है ब्रेक थ्रू करने के लिए। और जो टॉप 3 होंगे उनको चांस मिलेगा क्लाउड होल में एंटर करने के लिए। तो लूजेंग सोचता है क्लाउड होल, तो लूजेंग सोचता है जो एम्परर था फैंटियान डायनेस्टी का वो भी एक नॉर्मल सिंपल डिसिपल था किंग इंसेक्ट का, अगर मैं क्लाउड होल में एंटर कर सकता हूँ तो मैं पक्का ही हेल्प कर सकता हूँ फिर इंस्ट्रक्टर सू की। तो ज़ुओ यून बोलते कि लूजेंग क्या तुम क्लाउड होल में एंटर करना चाहते हो? तो लूजेंग बोलते क्या तुम्हें लगता है ये इम्पॉसिबल है? ज़ुओ यून बोलते तुम्हें बस ट्राई करना चाहिए, हम टॉप 100 में आना चाहते हैं, बस यही है अभी के लिए। फिर रात का टाइम होता है, लूजेंग आसमान की तरफ देख रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है जो यानर है उसने सेकंड प्लेस अपने आप लिया था और साथ में यूनियन पीक को भी अपने साथ ऊपर लेके गई थी, मैं उससे कैसे हार सकता हूँ, मुझे भी अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। जो ये कॉस्मोस है, ये जो स्काई है, ये गैलेक्सीज है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है, अभी मेरे को बड़ा ज्यादा टाइम है इंप्रूव करने के लिए, मैं बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर लूजेंग बैठ जाता है और अपने मैप ऑफ कॉस्मोस को खोल लेता है और उसके
उसके बाद और उनमें से स्टार्स निकल आते हैं बाहर की तरफ। लूजेंग थोड़ा सा उनको देख के स्टन हो जाता है और बोलते हैं कि इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी, पर अभी से मैं थोड़ा चक्कर आने लग पड़ा मुझे। लूजेंग फिर मैप की तरफ ध्यान से देखता है तो जो मैप होता है वो ग्लो करने लग पड़ता है और उसमें उसे स्टार्स दिख रहे होते हैं। लूजेंग उस मैप में एंटर कर जाता है और उसे सन दिखाई देता है। उस सन की तरफ देख के लूजेंग की आंखों में दर्द हो जाता है और लूजेंग चिल्लाने लग पड़ता है, उसकी आंखें जल जाती हैं। लूजेंग बोलता है मैं बड़ी मुश्किल से जो है समझ पा रहा हूँ इस अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस को, पर जितनी मेरी अभी स्ट्रेंथ है सन को समझना बड़ी ज्यादा मुश्किल की बात है, चलो मून को ट्राई करते हैं। फिर लूजेंग जो है मून के पास खड़ा हो जाता है और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है, पर जैसे ही लूजेंग वहां पे खड़ा होता है उसके पास एक एस्ट्रॉइड आ रहा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है ये तो मेरी तरफ आ रहा है। फिर जो एस्ट्रॉइड होता है वो दूसरी तरफ से भी आ रहा होता है, जो आपस में वो टकरा जाते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है ये स्टार्स तो आपस में टकरा रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है वहां पे। लूजेंग रात से बैठा होता है वो मेडिटेट करने, उसकी सोल जो होती है वो उस मैप ऑफ कॉस्मोस में चली जाती है। फिर सुबह का टाइम होता है, लूजेंग अपनी आईज ओपन करता है और उसके दरवाजे पे नॉक कर रहा होता है कोई। वो बोल रहा होता है कि लूजेंग ब्रदर आज पहला दिन है ऑल पीक कंपटीशन का, जल्दी चलो। तो लूजेंग बाहर आ जाता है। तो वो जो इंस्ट्रक्टर होता है जो लूजेंग को बोलने आया होता है वो बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सूजू है वो अभी ब्रेक ले रही है, तो अभी के लिए मैं चार्ज दूंगा ऑल पीक कंपटीशन का ड्रिजल पीक की तरफ से। फिर लूजेंग और वो साथ में कैरेज में बैठ जाते हैं और ऑल पीक कंपटीशन की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पे सभी डिस्पल्स होते हैं खड़े हुए। तो एक जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर वैन तुम्हें क्या लगता है इस बार ड्रिजल पीक के डिस्पल्स कितने आ रहे हैं? तो जो इंस्ट्रक्टर होता है ड्रिजल पीक का वो बोल रहा होता है कि चिंता मत करो कि कितने ज्यादा आ रहे हैं, हमारे जो ड्रिजल पीक के डिस्पल्स है वो हर बार क्वालिटी के ऊपर होते हैं ना कि क्वांटिटी के ऊपर। तो वो जो इंस्ट्रक्टर होता है दूसरे पीक का वो लूजेंग की तरफ देख तो वो हंसने लग पड़ता है जोर से और बोलता है कि तुम क्वालिटी की ज्यादा चिंता करते हो क्वांटिटी से, क्या और कोई नहीं था क्या ड्रिजल पीक के जो तुम एक सेकंड लेयर के बच्चे को ले आए हो यहाँ पे? तो ड्रिजल पीक का इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम इसमें हंसने की क्या बात है, अगर लूजेंग सिर्फ सेकंड लेयर में, पर इसमें क्या हो गया, जो इनर सेक्ट में इसका जो स्कोर था वो 55,000 था, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे ड्रिजल पीक में, तुम्हारे पास क्या राइट्स है हंसने के इसके ऊपर? तो इंस्ट्रक्टर चुप हो जाता है और वो बोलता है कि यही जो बच्चे जो 10 पीक स्काईरेलम के टेस्ट में पास हो गया था और उनको हरा दिया था, वो बोलता है कि चुप रहो और बकवास करना बंद करो, मैं देख लूंगा ये इस कंपटीशन में कि तुम झूठ बोल रहे हो कि नहीं, जब ये बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वहां पे जो डिस्पल्स होते हैं वो लाइनों में खड़े होते हैं और वहां पे एक थ्रोन में एक इंसान बैठा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये पर्सन तो बड़ा ज्यादा डिवाइन एसेंस को रिलीज कर रहा है, इसका ओरा बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये है कौन, क्या ये पैट्रियाच होगा क्यूंगिन सेक्ट का? तो वो इंसान बोलता है कि मैं अनाउंस करता हूँ क्यूंगिन सेक्ट के ट्रिनियल ऑल पीक कंपटीशन के बारे में, अब हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर हमें पता लगता है उसका नाम होता है शी जिन टियान, जो कि होता है पैट्रियाच ऑफ क्यूंगिन सेक्ट। तो ऑल पीक कंपटीशन होता है वो यहीं से बिगिन होता है और जो एक इंस्ट्रक्टर होता है हवा में वो सभी की तरफ जो होता है वो पेपर को फेंक रहा होता है जिसके ऊपर ओपोनेंट्स लिखे होते हैं हर एक डिसिपल के। तो वो पेपर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर्स के पास जाते हैं जो भी पीक के होते हैं। तो जू यून जाता है बोलता है इंस्ट्रक्टर वैन हमारे ओपोनेंट्स कौन है? तो इंस्ट्रक्टर वैन जो होता है वो उसे जू यून की तरफ दे देता है उस लिस्ट को और बोलता है कि ध्यान से देखो और अपने ओपोनेंट्स के बारे में कुछ लर्न करो। तो जू यून थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इस कंपटीशन में ड्रिजल पीक फिर से मारा जाएगा और लोगों का मजाक बन के रह जाएगा। जू यून लूजेंग को आवाज डालता और बोलता है कि ब्रदर लूजेंग तुम्हारा जो ओपोनेंट है उसका नाम है जोटोंग और वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी कल्टीवेशन 9th लेयर ऑफ स्काईरेलम में है, पर उसके पास जो पावर है वो पीक ऑफ स्काईरेलम में है। तो ब्रदर लूजेंग मैं बस तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि ध्यान से फाइट करना। तो लूजेंग बोलता है तुम्हारा क्या सीन है, क्या तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे अपने ओपोनेंट के खिलाफ से? तो जू यून बोलता है कि मेरा जो ओपोनेंट है वो हे मिंग है, वो भी जीजांग पीक से, वो भी पीक ऑफ स्काईरेलम में है, पर वो ऊपर से एक फॉर्मेशन मास्टर है। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है पूरे इस कंपटीशन को देखने वाला वो बोलता है कि फर्स्ट सेट ऑफ डिसिपल्स आ जाओ और एंटर करो एरेना में। तो जो डिसिपल्स होते हैं बाकी उस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक सेकंड लेयर का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? तो दूसरा डिसिपल बोल रहा होता है कि सच में सेकंड लेयर में, पर तुम्हें याद करना पड़ेगा जो 3 साल में वांग्युन थी एक लड़की वो भी सेकंड लेयर में थी, पर वो टॉप 100 में एंटर कर चुकी थी, तुम्हें इसे लाइटली लेना चाहिए, ये भी छुपा रुस्तम हो सकता है। तो दूसरा डिसिपल बोलता है कि बकवास करना बंद करो, जो वांग्युन थी वो अलग है, वांग्युन जो वो कोर डिसिपल थी और उसका टैलेंट तो बड़ा ज्यादा हाई था और ये बच्चा जो है सबसे ज्यादा बेकार है ड्रिजल पीक। तो पैट्रियाच भी बोलता है एल्डरजू ये क्या चल रहा है, एक सेकंड लेयर का बच्चा वो भी ड्रिजल पीक का। एल्डरजू कुछ बोल नहीं पाता तो पैट्रियाच फिर बोलता है कि इसकी स्किल्स इतनी भी बुरी नहीं होंगी मुझे लगता है। तो फिर लूजेंग की फाइट स्टार्ट होने लगती है और जो उसके खिलाफ होता है वो हंसता और बोलता है कि मैं बड़ा ज्यादा लकी हूँ। फिर हमें पता लगता है उसका नाम जोटोंग होता है और वो हुआनलिंग पीक से होता है 9th लेयर स्काईरेलम में। वो बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट राउंड इतना ज्यादा आसान होगा, जो रूल्स हैं ओलंपिक कंपटीशन के वो बड़े ज्यादा बेकार है मुझे पता है। हमारा जो हुआनलिंग पीक है उसने बड़ी ज्यादा फाइट की है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, पर तू जो है एक सेकंड लेयर का बच्चा वो
ड्रिजल पीक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है और हम मेरे से फाइट कर सकता है। ड्रिजल पीक को इस ऑल पीक कंपटीशन में लेना नहीं चाहिए। तो लूजेंग बोलता है अपनी बकवास करना बंद करो और ये बकवास तभी करना जब तुम मुझे हरा पाओ। तो बोलता है ठीक है। फिर वो अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेता है जो कि 2 गदा होती हैं। जोटोंग लूजेंग की तरफ एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है मार्स अटैक और एक ब्लू कलर का ऑरा लूजेंग की लातों को पकड़ लेता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है, अब मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो इंस्ट्रक्टर वैन सोच रहा होता है कि जो सेलेस्टियल रियलम के डिसिपल्स होते हैं वो उड़ सकते हैं और जो ये मार्स अटैक है वो उनके लिए यूजलेस होगा। पर लूजेंग जो है वो सिर्फ सेकंड लेयर ऑफ स्काई रियलम में है, अब वो हिल नहीं सकता। इसका मतलब यही है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब जो भी होप्स हैं ड्रिजल पीक की वो ज़ो यून के ऊपर ही है, अब वही कुछ कर सकता है। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते हैं कि बस ये गेम खत्म हो गई यहीं पे इसी की। जोटोंग लूजेंग की तरफ अपनी गदा से अटैक करने लगा होता है पर लूजेंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और उन्हें रोक लेता है अपने दोनों हाथों से। तो जोटोंग बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है। जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये तो इनिशिएट स्ट्रेंथ है, इस बच्चे के पास तो इनिशिएट स्ट्रेंथ भी है और ऊपर से इसकी इनिशिएट स्ट्रेंथ जो है वो जोटोंग से ज्यादा है। जोटोंग गुस्से से बोलता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता। फिर वो जो है वो अपने वेपन से बड़ा ज्यादा अटैक कर रहा होता है लूजेंग की तरफ, पर लूजेंग उन्हें रोक रहा होता है बड़ी आसानी से। फिर लूजेंग उसके वेपन्स की तरफ अपने पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्या ये लूजेंग मैचोसिस्ट है, मतलब कि ऐसे पेन से खुशी मिलती है। तो एक और डिसिपल बोल रहा होता है कि ये तो ब्रोंज हैमर हाई टायर जवान लेवल वेपन है, क्या लूजेंग की बॉडी हाई टायर जवान वेपन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे 2 डिसिपल्स होते हैं बैठे हुए साइड में, तो उनमें से एक लड़की बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर पी, क्या तुम्हें वो बच्चा दिखाई दे रहा है जो अभी अरेना में फाइट कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है उसकी डिफेंसिव पावर तुम्हारे हिसाब से कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तुम्हारे मुकाबले। तो पी बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने जो है बड़ी ज्यादा स्पेशल रिफाइनिंग मेथड को प्रैक्टिस किया हुआ है, पर हम जो कल्टीवेटर्स हैं ईस्ट के वो इनिशिएट एनर्जी के ऊपर डिपेंड होते हैं और वो अभी अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज नहीं कर रहा है। मेरी बॉडी उसकी तरह इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है पर वो मेरे लिए भी कोई खतरा नहीं है। तो वो लड़की बोलती कि मैं भी यही सोच रही थी, ये जो बच्चा है इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पर इसके पास बड़ी ज्यादा टफ स्किन है, मैं इसके शरीर में होल्स करना चाहती हूँ, मैं इसके शरीर में छेद करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या है। भाई इस लड़की के इरादे सही नहीं लग रहे हैं मुझे। तो फिर हमें दिखाया जाता है जोटोंग का वेपन होता है उसके ऊपर डेंट्स पड़ गए होते हैं लूजेंग की पंचेस की वजह से। वो बोल रहा होता है ये ठीक नहीं है, मुझे फाइट जल्दी से कंप्लीट करनी पड़ेगी वरना मैं इस मैच को नहीं हारूंगा पर साथ में अपने वेपन को भी खो दूंगा। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करता है रोलिंग हैमर और लूजेंग के पैरों की तरफ अटैक करने लगा होता है, पर लूजेंग जो है वो अपने दोनों हाथों से उन्हें नीचे की तरफ दबा देता है। जोटोंग पूरी कोशिश कर रहा होता है उन्हें पीछे खींचने की पर वो खींच नहीं पा रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं इनको खींच नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ अब। फिर वो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है तो उसकी पूरी बॉडी गोल्डन ऑरा से कवर हो जाती है और उसका आर्मर आ जाता है। तो वो बोलता है हंसते हुए कि मेरा अर्थ स्पिरिट आर्मर जो है वो सेलेस्टियल रियलम के पावरफुल स्ट्राइक को भी रोक सकता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अब, चाहे तुम जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अगर तुम अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज नहीं करोगे तो इम्पॉसिबल है मेरे आर्मर को तोड़ना। फिर लूजेंग बोलता है अच्छा और सोचता है कि ये क्या सेलेस्टियल रियलम के प्रैक्शनर का अटैक को रोक सकता है। फिर लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और उस पंच की शॉक वेव उसकी पीठ से निकलती है पीछे से। वो इतनी ज्यादा पावरफुल होता है पंच जिसकी वजह से वो 2 स्टेप्स पीछे की तरफ हो जाता है। जोटोंग सोच रहा होता है कि इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे है, ये कैसे हो सकता है। फिर लूजेंग उसे फिर से पंच मारता है और दोबारा लगा होता है पंच मारने। जोटोंग सोच रहा होता है कि ये तो एक राक्षस है, ये इतना ज्यादा स्केरी है। तो फिर वो रेफरी चिल्लाने लग पड़ता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहीं पे कंसीड करता हूँ अपनी बैटल को, मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, ये एक मॉन्स्टर है। फिर रेफरी अनाउंस कर लेते हैं कि ड्रिजल पीक का लूजेंग जीत गया। वो लास्ट अटैक जो होता है लूजेंग का वो बिल्कुल उसके मुंह के सामने होता है पर रेफरी ने बोला कि लूजेंग जीत गया तो लूजेंग वहीं पे रुक जाता है। जोटोंग सोच रहा होता है ये इतना ज्यादा क्लोज था मेरे मुंह के पास, ये बड़ी ज्यादा अच्छी बात है कि ये इंसान ही है और रुक गया टाइम पे, अगर इसने मुझे मारा होता तो मेरा काम खराब हो जाना था। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है लूजेंग को कि लूजेंग तुमने बड़ा अच्छा किया। तो एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा टाइम हो गया है और इतने ज्यादा डिसिपल्स थे पर उनकी जो इनिशिएट स्ट्रेंथ थी वो लूजेंग की तरह इतनी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स को नहीं पा पाई। टियान्यू जो तुम्हारा जो मैच होगा वो लूजेंग के खिलाफ होगा, तुम्हें हारना नहीं है ठीक है। तो फिर जो डिसिपल होता है टियान्यू वो हुआ हाई पीक का पीक स्काई रियलम में। वो बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वांग तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पक्का बोलता हूँ कि मैं इसे 10 सांसों में रोक दूंगा। फिर जो रेफरी होता है वो बोलता है कि सेकंड राउंड के जो कॉम्पिटिटर्स हैं प्लीज एंटर करो स्टेज में। तो ज़ो यून फाइट करने के लिए चल पड़ता है अरेना की तरफ। तो लूजेंग पूछ रहा होता है इंस्ट्रक्टर वैन तुम इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है कि ज़ो यून का जो ओपोनेंट है वो हीमिंग है और वो पीक ऑफ स्काई रियलम में तो है पर वो साथ में एक फॉर्मेशन मास्टर भी है। जो फॉर्मेशन मास्टर्स होते हैं वो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके पास बड़े ज्यादा अजीब और पावरफुल अरेज होते हैं। अगर वो अपने अरे को कंप्लीट कर लेंगे और तुम उनमें फंस गए
तो उससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। जो हीमिंग होता है वो जोयुन को देख के हंस रहा होता है। जोयुन सोच रहा होता है अच्छा ये है प्रेशर एक फॉर्मेशन मास्टर का। तो फिर रेफरी बोलता है कि स्टार्ट करो। तो हेमिंग एक फ्लैग को अरेना में डाल देता है और वो ब्लैक मिस्ट श्योर किल अरे को एक्टिवेट कर देता है। जोयुन अपने स्पेयर को लेके आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि जोयुन के पास स्पेयर भी है। मुझे तो ये बड़ी ज्यादा हैरानी की बात लग रही है कि इस बच्चे ने इसको इतनी ज्यादा छुपा के रखा हुआ था। तो एक डिस्पल बोलता है कि जोयुन अपने ट्रम्प कार्ड को स्टार्टिंग से यूज कर रहा है। इसका मतलब जो हेमिंग है उसके अरे हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंस्ट्रक्टर वैन तुम्हें ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। तो जोयुन हेमिंग की तरफ अटैक करता है अपने स्पेयर से, पर हेमिंग डोज कर लेता है। और जो जोयुन होता है वो एक्चुअली उस फ्लैग की तरफ अटैक करने लगा होता है और वो अटैक कर देता है उसकी तरफ। पर जैसे उसका अटैक उस फ्लैग से टच होता है तो बड़ी ज्यादा जो ब्लैक स्मोक होती है वो उसे घेर लेती है। तो जोयुन सोच रहा होता है मैं तो एक ट्रैप में फंस गया हूँ। ये ब्लैक फ्लैग तो स्टार्टिंग से अरे फ्लैग नहीं था, ये तो सिर्फ मुझे ब्लाइंड करने के लिए था। तो हेमिंग बोल रहा होता है तुम मेरे अरे फ्लैग को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। फिर वो एक्चुअल अरे को जोयुन के आसपास लगा देता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। तो जोयुन के सामने ऐसा लगता है उसे कि पूरी बड़ी सी आर्मी आ रही है उसके सामने से। जोयुन उस आर्मी से फाइट कर रहा होता है पर बाकियों को लग रहा होता है कि वो ऐसे हवा में अपने अटैक्स को घुमाए जा रहा है। तो हेमिंग अपने गोल्डन डंडे को पकड़ता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे इल्यूजन अरे में फंस गए तो तुम नहीं पता लगा सकते कि रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है। अब तो तुम्हें मारना बच्चों का खेल है। फिर हेमिंग जोयुन की तरफ अटैक करने लग पड़ता है, पर जैसे वो अटैक करने लगा होता है जोयुन की तरफ तो जोयुन पीछे की तरफ अपने स्पेयर से अटैक करता है और हेमिंग को डैमेज कर देता है। एक्चुअली में वो डैमेज नहीं होता, बस उसका कपड़ा फटा होता है। पर जोयुन को पता लग जाता है कि हेमिंग कहाँ पे एक्चुअल में। फिर जोयुन उसकी तरफ कंटिन्यूसली अटैक करने लग पड़ता है। तो हेमिंग बोल रहा होता है मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, इसने मेरे थोड़े से किलिंग इंटेंट से पता लगा दिया कि मैं कहाँ पे हूँ। इसके पास बड़ी ज्यादा ग्रेट बैटल सेंस है। फिर वो अपने एरे में एक ब्लड जैसा इंजेक्ट कर देता है और बोलता है कि अब देखते हो मैं तुम क्या कर सकते हो। फिर उसकी वजह से जोयुन जो होता है वो बड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। वो अपने टैक्स को बस यहाँ वहाँ थ्रो किए जा रहा होता है ऐसे बेमतलब का। तो फिर हेमिंग उसे बड़ी जोर से डंडे से मारता है पर वो पीछे गिरने वाला होता है पर वो बैक जंप मार के सीधा खड़ा हो जाता है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि जोयुन का लक बड़ा ज्यादा खराब है, एक फॉर्मेशन मास्टर के खिलाफ लड़ना बड़ी ज्यादा मुश्किल है, जोयुन को सरेंडर कर लेना चाहिए, ये अभी भी फाइट क्यों कर रहा है। लुजंग सोच रहा था जो जोयुन है उसके पास दिल है एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट का, ये ऐसे गिव अप नहीं करेगा जब तक ये खड़ा है अपने पैरों पे। ये अपनी सारी एबिलिटीज को यूज करेगा अपने जो गर्व को है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्राइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है हेमिंग जो होता है वो जोयुन की तरफ अटैक किए जा रहा होता है और उसे मारे जा रहा होता है। जोयुन बड़ा ज्यादा पिट रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है कि बस करो, रुक जाओ और हम ड्रिजल पीक के जो है वो सरेंडर करते हैं। तो हेमिंग जोयुन को किक मार के बोलता है कि ये रूल्स में नहीं है ना कि तुम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो हंसता है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है तुम जियोजांग पीक से हो ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो इंस्ट्रक्टर वैन सोच रहा होता है चलो मैं इसे डरा के देखता हूँ, मुझे जोयुन की जिंदगी किसी भी हालत में बचानी पड़ेगी। तो हेमिंग बोलता हाँ मैं जियोजांग पीक से हूँ, तो क्या हुआ। तो जो जियोजांग पीक की इंस्ट्रक्टर होती है ग्रैंडमा हुआ वो आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या चाहते हो बोलना इंस्ट्रक्टर वैन। तो फिर जोयुन होता है वो नीचे गिर जाता है और रेफरी घोषित कर देता है कि जो हेमिंग है वो जीत गया है। फिर जो डिसिपल होते हैं वो जोयुन को ला रहे होते हैं वापस। तो ग्रैंडमा हुआ बोलते है कि तुमने बड़ा अच्छा किया हेमिंग, पर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है और जो फॉर्मेशन क्रिस्टल है उससे इन कचरों पे यूज नहीं करना है जो कि ड्रिजल पीक के हैं। फिर लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है बड़ी ज्यादा खतरनाक नजरों से। तो ग्रैंडमा हुआ बोलती है क्या देख रहे तुम मेरी तरफ, तुम्हारा पहला और आखिरी जो पीक स्काई रेलम का डिसिपल था वो हमने हरा दिया है, तुम कचरे नहीं हो तो और क्या हो। अब तुम्हारे पास हाई कौन जो तुम्हें इसे बचा सकता है इस कंपटीशन से बाहर होने से। फिर लुजंग बोलते कि इंस्ट्रक्टर वैन तुम इसे ये दे दो। लुजंग एक पिल को बाहर निकालता है तो इंस्ट्रक्टर वैन भी सोच रहा होता है कि ये एक टायर 5 पिल है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि लुजंग इतना ज्यादा रिच होगा। तो फिर इंस्ट्रक्टर वैन जोयुन को वो पिल खिला देता है और जोयुन सीधे बैठ के बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वैन मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा ज्यादा वीक हूँ। इंस्ट्रक्टर वैन भी बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जोयुन, तुम सिर्फ हीलिंग पे फोकस करो, हमारा जो ड्रिजल पीक है वो ऐसे भी लास्ट आता ही था, हम ऐसे भी 33rd पे रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, हम 34th पे नहीं जा सकते हैं, हम 33rd पे तो रहेंगे। तो जोयुन बोलता लुजंग अब सब तुम्हारे ऊपर ही है। तो लुजंग बोलता तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जोयुन, जो जियोजांग पीक के जो डिसिपल्स है मैं उनको पे कराऊंगा, उन्होंने जो भी किया ना आज वो भुगतेंगे सभी को, मैं पक्का ही बदला लूंगा। फिर जो रेफरी होता है वो बोलता है कि 3rd राउंड के कंपिटिटर्स जो हैं वो प्लीज आ जाओ एरेना में। तो वहाँ पे एक डिसिपल आता है और वो होता है हुआ टियानमिंग। तो बाकी डिसिपल्स में बड़ा ज्यादा शोर मच जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि ये तो टियानी पीक का हुआ टियानमिंग है, हम इतने ज्यादा लकी है कि हमें ये देखने को मिला और इसकी हम फाइट देख पाएंगे, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर ये बड़ी ज्यादा अजीब बात है कि अभी भी कोई डिसिपल नहीं है, इसे अभी भी नीचे से फाइट करना पड़ेगा ऊपर जाने तक।